फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एनवीएस, केवीएस, DSSB, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, EMRS के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 PYQ। तो पहला PYQ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिमांड कर्व थ्योरी इन ओलिगोपॉली मार्केट वाज डेवलप्ड बाय। किंग डिमांड कर्व किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये ओलिगोपॉली का पार्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। अल्फ्रेड मार्शल, बी है पॉल सूजी, सी है AC पिगू एंड डी है JM कीन्स। 4 ऑप्शन है, इनमें से सब करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में जानेंगे कि ओलिगोपॉली क्या होता है। कि ओलिगोपॉली, इसको हम हिंदी में अल्पाधिकार बोलते हैं। अल्पाधिकार ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे कुछ ही फर्में होती हैं, अ फ्यू फर्म्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएंगे? अ फ्यू फर्म्स, अ फ्यू लार्ज फर्म्स, कुछ ही फर्में होती हैं। फिर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, फर्में तो कम होती पर बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या हो जाएगा कि इंटरडिपेंडेंस, कि जो भी कुछ ही फर्में होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, मिलकर काम करती हैं। ठीक है, जो कुछ फर्में होती हैं वो पूरे एंटायर मार्केट को डोमिनेट करती हैं, वही प्राइस डिसाइड करती हैं, वही क्वांटिटी डिसाइड करती हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए। जो लीडर फर्म होती है वही सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। ठीक है, तो थर्ड इसका हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस। फिर आसानी से कोई भी फर्म इसमें एंट्री नहीं कर सकती। बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, की कोई भी फर्म जल्दी एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि कुछ ही फर्में होती हैं। इसके एग्जांपल्स ले लेते, जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लेते कि मोबाइल में कुछ ही फर्में होती हैं। ठीक है, या पेट्रोल कंपनीज हो गई या एयरलाइंस होगी, कि कुछ ही कंपनीज होती है और पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, यही जो फर्में होती हैं, यही जो कंपनीज होती हैं, जो लीडर कंपनी होगी वही प्राइस को डिसाइड करेगी। ठीक है, जो बाकी की फर्में होंगी वो उनको मानेंगी। ठीक है, कि क्या प्राइस होना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ क्या हो जाएगा कि नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे कोई प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि कुछ ही फर्में होती है, दोनों एक साथ काम कर रही होती हैं। तो यहाँ प्राइस का, क्योंकि लार्ज फर्म जो प्राइस डिसाइड करती है वही बाकी फर्में जो होती हैं उनको मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे क्वांटिटी, क्वालिटी, एडवर्टीजमेंट, इन सब का ज्यादा कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन हो जाता है। नॉन प्राइस कंपटीशन हो जाएगा। एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा? प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्राइस होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, कोई जल्दी इस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, प्राइस स्टेबल होता है। ठीक है, वही चीज किंग डिमांड कर्व बताता है। ठीक है, किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा किंग डिमांड कर्व का? ठीक है, ये किंग डिमांड कर्व का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ED इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ED इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ED इज लेस देन। ये अपर पार्ट जो होता है आपका, यहाँ पे डिमांड ज्यादा हो रही है, फिर बीच में डिमांड कांस्टेंट होगी, फिर नीचे डिमांड आपकी कम हो गई। ठीक है, तो ये प्राइस रिजिडिटी की बात करता है किंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये अपर पार्ट क्या हो जाएगा आपका? इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो बीच का पॉइंट है ये आपका स्टेबल डिमांड यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे आपका क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो द किंग डिमांड कर्व डेवलप्ड बाय पॉल सूजी, जो किंग डिमांड कर्व है वो पॉल सूजी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये प्राइस रिजिडिटी को बताता है किंग डिमांड कर्व, कि प्राइस जो होता है वो स्टेबल होता है, जल्दी प्राइस को हम ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओलिगोपॉली में कुछ ही फर्में होती हैं
वो एक साथ मिलकर काम करती है। जो लीडर फर्म होगी वही प्राइस को डिसाइड करेगी, और जो बाकी की फर्में होंगी उनको वो प्राइस मानना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस रिजिडिटी है यहाँ पे। और जो किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट है वो पॉल सुविजी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला क्या है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल कौन है, आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, इनको नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। इनकी मोस्ट फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में आई थी। कभी कभी आपसे बुक्स के नाम भी पूछिए तो आपका PYQ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं ना, कि अल्फ्रेड मार्शल की बुक क्या है, ये कब आई थी, ये सब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल आपके कौन है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी हैं, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। इनकी बुक का क्या नाम है, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपकी 1890 में आई थी, ठीक है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में आई थी। फिर आपके आ जाते हैं AC पीगू। AC पीगू भी आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। ये भी आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है आपके AC पीगू, ठीक है। तो इनकी बुक का क्या नाम है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जो 1920 में आई थी, ठीक है। इनकी बुक क्या है, इनकी AC पीगू की बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। क्योंकि ये वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी, इन इकोनॉमिक्स में इन्होंने कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचा, ठीक है, इसीलिए इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है। तो इनकी बुक भी है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जो 1920 में आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपसे बुक का नाम और कब आई थी ये भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। फिर आपके आते हैं JM कीन्स। इनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में आई थी, ठीक है। इनकी बुक भी लिख लेते हैं यहाँ पे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो आपकी 1936 में आई थी, ठीक है। सारी बुक्स का नाम आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉल सीजी, जो आपके पॉल सीजी, जिसको किंग डिमांड कर पॉल सीजी के द्वारा दिया गया था, इनकी भी बुक है थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलप, जो 1942 में आई थी, ठीक है। ये भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इनकी भी बुक है आपकी थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, जो आपकी 1942 में आई थी, ठीक है। तो सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं मैंने यहाँ पे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि कभी कभी आपसे न्यू क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं ना, कि ये तो आपका PYQ था, न्यू क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम बताइए, कब आई थी, या AC पीगू या JM कीन्स, ठीक है। न्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पॉल सीजी की बुक का क्या नाम है, कब आई थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है द किंग डिमांड कर्व थ्योरी इज ओलिगोपोली मार्केट वाज डेवलप्ड बाय, तो आपके पॉल सूजी हैं, पॉल सूजी के द्वारा आपका ये दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉल सीजी के द्वारा किंग डिमांड कर्व दिया गया था, ठीक है। ये प्राइस रिजिडिटी की बात करता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो गया। फिर आपके अल्फ्रेड मार्शल हैं, जो आपके नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी हैं। बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपकी 1890 में आई थी, ठीक है। आपके AC पीगू भी आपके वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, इनकी बुक है आपकी द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जो 1920 में आई थी। फिर आपके JM कीन्स है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉल सीजी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका मनी बैंकिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैरो मनी। नैरो मनी क्या होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, M1, B, M2,
M3 एंड D M4। नैरो मनी क्या होती है? तो M1 आपकी नैरो मनी हो जाती है क्योंकि ये सबसे लिक्विड मनी होती है। जो भी मनी होता है, जो भी पैसा होता है, वो इमीडिएटली हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और ये क्या हो जाएगा? अदर डिपॉजिट। ठीक है, ये जो M1 होती है सबसे लिक्विड मनी होती है, लिक्विड मनी होती है। तो इसमें जो भी मनी होता है कि उसका यूज हम इमीडिएटली कर सकते हैं, खर्च उसको तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें C प्लस DD प्लस OD होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो इसलिए जो M1 है वो नैरो मनी कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर A हो जाएगा M1 आपकी नैरो मनी होती है क्योंकि ये सबसे लिक्विड मनी होती है, क्योंकि इसमें जो भी मनी होती है उसका हम इमिडिएटली यूज कर सकते हैं, तुरंत हम खर्च कर सकते हैं। इसमें C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट इंक्लूडेड होते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, जो आपकी ये तो नैरो मनी हो गई। और जो आपकी M3 है वो ब्रॉड मनी होती है। ठीक है, ये जो M3 है इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, ब्रॉड मनी। लिक्विड मनी नहीं होती क्योंकि इसका इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर आपका M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आपका क्या आ जाएगा? डिपॉजिट में आपके FD होते हैं, RD होते हैं कि FD आप अगर 1 साल की कराओगे तो आप 1 साल के बाद ही उसको आप उसका यूज़ कर सकते हो, या RD कराओगे जो तो जिनकी तक के लिए कराओगे उसी टाइम पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये इसीलिए इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है, M3। इसके अंदर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट में आपका FD, RD एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे नैरो मनी क्या होती है? आपकी M1 होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे लिक्विड मनी होती है, इमीडिएटली आप खर्च कर सकते हो। इसमें C प्लस DD प्लस OD, करेंसी होती है, कॉइन्स वगैरह, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट होते हैं। तो सबसे नैरो मनी होती है। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर ब्रॉड मनी क्या होती है? ब्रॉड मनी आपकी M3 है क्योंकि ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट आपके FD RD वगैरह आ जाते हैं कि जब इनका टाइम होगा तभी आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में, अभी तो आपसे क्वेश्चन में नैरो मनी पूछा गया तो नैरो मनी आपकी M1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा M1। ये कभी कभी इससे क्वेश्चन चेंज करके भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रॉड मनी कौन सी है। तो ब्रॉड मनी आपकी M3 होती है। ठीक है, इसके अंदर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड वाज गिवन बाय। इनविजिबल हैंड क्या हो जाएगा? इसको अदृश्य हाथ बोलते हैं, अदृश्य हाथ। ठीक है, कि जो द लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड है वो किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, JB सेस एंड थॉमस माल्थस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अदृश्य हाथ क्या होता है, इनविजिबल हैंड क्या होता है। कि इनविजिबल हैंड फ्री मार्केट की बात करता है। फ्री मार्केट में लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हुए कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर देते हैं, उसी को इनविजिबल हैंड कहते हैं। कि एक अदृश्य हाथ आया और अपने लिए काम करते करते उसने किसी और का भला कर दिया। ठीक है, तो वही आपका इनविजिबल हैंड हो जाता है। ठीक है, कि ये फ्री मार्केट की बात करता है कि फ्री मार्केट के अंदर लोग अपने स्वार्थ के लिए जो काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसे समाज का कल्याण हो जाता है। तो वो वही इनविजिबल हैंड होता है कि एक आदर्श हाथ आया और उसने समाज का कल्याण कर दिया। ठीक है, वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर रहा है कि जाने अनजाने में उससे किसी समाज का भला हो गया। ठीक है, तो वो आपका इनविजिबल हैंड थ्योरी कहलाता है। तो इनविजिबल हैंड थ्योरी आपकी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ये आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, फादर ऑफ
इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है आपके। इनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में आई थी। इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई। आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से जोड़ा था, धन से जोड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। डेविड रिकार्डो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो 1817 में आई थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनकी बुक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो आपकी 1817 में आई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। डेविड रिकार्डो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ये डेविड रिकार्डो हो गया, एडम स्मिथ हो गए, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बुक भी है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो आपकी 1870 में आई थी। फिर जेबीसीएस की बुक है ट्रिटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1803 में आई थी। इनका फेमस लॉ है जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो पूर्ति होती है अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, कि उत्पादन जितना होगा उतनी ही आय होगी, उतना ही मांग होगा, कि सप्लाई के द्वारा ही मांग क्रिएट होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। की बुक है ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो आपकी 1803 में आई थी। इनका लॉ भी आप हमेशा याद रखना, कभी कभी लॉ पूछ सकते हैं कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड किसके द्वारा, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था, तो जेबीसीएस के द्वारा दिया गया था। लॉ है जेबीसीएस लॉ क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक। जेबीसीएस का लॉ है, इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे चेंज करके भी पूछ सकते हैं। ये जेबीसीएस के द्वारा है कि इसकी बुक का, जेबीसीएस की बुक है ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1803 में आई थी। इन्होंने लॉ, एक इनका फेमस लॉ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, की जो पूर्ति होती है अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, जो मैंने लिख दिया है। फिर आपके थॉमस माल्थस है, इन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी दिया था, इनके द्वारा पॉपुलेशन थ्योरी दी गई थी। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 में आई थी। बुक लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये कब आई थी, 1798 में आई थी। इनके द्वारा पॉपुलेशन थ्योरी दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, तो ये आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इन्होंने इनविजिबल हैंड
के बारे में कहा था कि एक अदृश्य हाथ आता है, अदृश्य हाथ की बात करी थी कि फ्री मार्केट में लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं समाज का कल्याण कर जाते हैं। आदर्श हाथ आता है कहीं से और दूसरों का कल्याण कर जाता है, तो वही आपका इनविजिबल हैंड हो गया। ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बुक वगैरह जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बुक्स वगैरह कब आई थी कि डेट वगैरह जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं ना कि न्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछ लेंगे कि बुक का नाम बता दो, ये कब आई थी। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। कब आई थी? 1776 में आई थी। फिर डेविड रिकार्डो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो आपकी 1870 में आई थी। भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके जेबी सेस, इनकी बुक है ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1803 में आई थी। और इनका फेमस लॉ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। ठीक, इनका मोस्ट फेमस लॉ है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं किसके द्वारा दिया गया था, तो जेबी सेस के द्वारा दिया गया था। फिर आपके आते हैं माल्थस के द्वारा पॉपुलेशन थ्योरी दी गई थी। इनकी बुक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 में आई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, जिसे हम तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, कि आपका कॉन्वेक्स क्यों होता है ओरिजिन पे। 4 ऑप्शन है। इंक्रीजिंग एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर डिमिनिशिंग एमआरएस, सी है आपको कांस्टेंट एमआरएस एंड डी है आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व समझेंगे कि उदासीनता वक्र क्या होता है। कि इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है कि 2 गुड्स होते हैं, दोनों गुड्स से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। क्योंकि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के द्वारा दोनों गुड्स को कंज्यूम करके दोनों ही गुड्स से इक्वल सेटिस्फैक्शन जब मिलता है तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है कि एक्स कॉमोडिटी हो जाएगी और ये वाई कॉमोडिटी हो जाएगी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें किसी एक गुड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमें दूसरे गुड की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए नीचे गिरता हुआ डायग्राम होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है। इसीलिए ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्योंकि कि अगर चलिए हमें एग्जाम्पल ले लिया, एप्पल हमने 1 खाया और बनाना हमने 6 लिए, क्योंकि एप्पल महंगा होता है, बनाना सस्ता होता है, तो एप्पल हमने 1 लिया और बनाना हमने 2 लिया। तो हमें एक और एप्पल खाना है, तो हमने क्या किया कि बनाना की क्वांटिटी को, यूनिट्स को हमने कम कर दिया। तो हमने क्या किया, एप्पल के यूनिट को बढ़ा लिया, 2 कर दिया, और बनाना की हमने 5 कर दी। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है नीचे की तरफ होता है, एमआरएस होता है। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कि एक कमोडिटी एक्स की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए हमें कमोडिटी वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और इसका इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रेसम्स लॉ स्टेट्स दैट। ग्रेसम लॉ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, पहला है गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी, कि जो गुड मनी होती है बैड मनी को बाहर कर देती है। बी है आपका बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी, की बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। सी है आपका सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। डी है आपका डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ग्रेसम्स लॉ क्या होता है? ग्रेसम्स लॉ है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ गुड मनी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। हम ग्रेसम्स लॉ समझते हैं। ग्रेसम लॉ हमें यही बताता है कि जो एक तो जो इकोनॉमी होती है,
जो देश होती है, देश में दो तरह की मुद्रा होती है, दो तरह की मनी। एक अच्छी मनी होती है, एक खराब मनी होती है। अच्छी मनी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और खराब मनी जिसकी वैल्यू कम होती है। मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का है, सिल्वर कॉइन है आपके पास, मान लीजिए सिल्वर कॉइन है आपके पास, और आपका पेपर मनी है, पेपर मनी है। क्लियर? तो दोनों ही मार्केट में चल रही है, सिल्वर कॉइन भी चल रहा है, पेपर मनी भी चल रहा है। तो लोग, सिल्वर कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है, मान लीजिए वैल्यू ज़्यादा है, इसको मान लेते हैं कि अच्छी आपकी गुड मनी है ये, ठीक है, गुड मनी। और पेपर मनी को मान लेते हैं कि बैड मनी है आपकी, बैड मनी। और पेपर मनी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कम है। तो लोग यही सोचते हैं कि जिसकी वैल्यू कम है तो जो अच्छी मुद्रा है लोग उसको सेव करके रखने लग जाते हैं, और जो खराब मनी है, पेपर मनी है, उसका यूज़ ज़्यादा लोग करने लग जाते हैं। तब एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट में सिर्फ जो खराब जो जिसकी वैल्यू कम होती है, जैसे आपकी पेपर मनी है, जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बैड मनी ली है, कि वो चलने लग जाता है, और जो आपकी सिल्वर कॉइन होती है एकदम से बंद हो जाता है। तो यह वहाँ पे यही बोला है कि जो ग्रेसम लॉ यही बताता है कि जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। जैसे हमने सिल्वर कॉइन का एग्जांपल लिया और पेपर मनी का एग्जांपल लिया कि जिस सिल्वर कॉइन की वैल्यू ज़्यादा थी और पेपर मनी की वैल्यू कम है। तो इसीलिए लोग, वैसे भी कोई चीज़ हमारे पास अच्छी होती है, कोई चीज़ खराब होती है, तो हम अच्छी चीज़ को सेव करके रखते हैं और बुरी खराब चीज़ को सोचते हैं कि उसका यूज़ कर डालें। फिर रिजल्ट यही होता है कि पूरी जगह पे सिर्फ खराब चीज़ें ही होने लग जाती है और अच्छी चीज़ एकदम से बाहर हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, एक अच्छी मुद्रा थी, एक बुरी मुद्रा थी। लोगों ने क्या किया कि अच्छी मुद्रा को सेव करके रख लिया और बुरी मुद्रा को मार्केट में यूज़ करने लगे। रिजल्ट क्या आया कि जो अच्छी मुद्रा थी वो तो मार्केट से गायब हो गई, और जो बुरी मुद्रा थी वो मार्केट में पूरे में फैल गई। तो वही ग्रेसम्स लॉ होता है कि अच्छी मुद्रा जो होती है वो बुरी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है। तो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, कि जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है या मार्केट से बाहर कर देती है। इसी को ग्रेसम्स लॉ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। जो फिलिप्स कर्व होता है वो किन के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है? पहला है हमारा इनकम एंड कंजम्पशन, बी है टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, सी है आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एंड हो जाएगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड डी है आपका पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो फिलिप्स कर्व आपका A.W. फिलिप्स ने दिया है, A.W. फिलिप्स ने दिया है। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन क्या कहलाता है? आपका महंगाई। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन आपका क्या कहलाता है? महंगाई, और अनएम्प्लॉयमेंट आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जो आपका फिलिप्स कर्व है A.W. फिलिप्स ने दिया है, ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत रिलेशनशिप होता है। इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं, महंगाई इसलिए क्योंकि जो इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि मनी सप्लाई आपका बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो लोग मार्केट में ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि रोजगार लोगों को मिलेगा, जो लेबर्स हैं उनको काम मिलेगा, और बेरोजगारी कम हो जाएगी। फिर इसके इन्वर्स में क्या होगा कि अगर महंगाई कम होगी तो उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जो लेबर्स हैं उनको काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा,
ये इसका डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये हमारा एक्स एक्सिस। इधर इन्फ्लेशन बताता है वाई एक्सिस पे और इधर ये अनएम्प्लॉयमेंट। टर्म हो जाएगा फिलिप्स कर्व का, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो इसका डायग्राम है डाउनवर्ड स्लोपिंग का है और निगेटिव है। ठीक है, नीचे की तरफ वैसे भी बनता है तो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, डाउनवर्ड और निगेटिव है। कोई भी डायग्राम अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग का है तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप बताएगा। तो यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी में इनवर्स रिलेशनशिप की बात करी गई, इसीलिए इसका डायग्राम निगेटिव है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्मल गुड्स आपको पता है सामान्य वस्तुएं होती हैं। इस नॉर्मल गुड्स आपके हो जाएंगे कि जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं कि उनको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। खाना, कपड़ा, ये सब आपके बेसिक नीड्स की चीज़ें हो गई थी, ये इनको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके निगेटिव। इनका इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड पे क्या होता है ये बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन है, निगेटिव इनकम इफेक्ट, बी है आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, सी है जीरो इनकम इफेक्ट एंड डी है इनफाइनाइट इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स अभी मैंने बताया कि बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, वो हमें रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में आपके खाना, कपड़ा, मेडिसिन, ये आप इनके बिना आप नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो इनका इनकम इफेक्ट हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स का जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी आप नॉर्मल गुड्स की बढ़ा देते हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, कि आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़े या घटे, आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड कभी कम नहीं करोगे, क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो आपके बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं। खाना, कपड़ा, मेडिसिन्स वगैरह हो गए, इनको ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इनकी डिमांड बढ़ा देती है, तो क्वांटिटी डिमांड भी इसकी बढ़ जाती है। इसीलिए जो इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। निगेटिव इनकम इफेक्ट किस में होता है, ये तो आपका पता होना चाहिए कि इन्फीरियर गुड्स में होता है। निगेटिव इनकम इफेक्ट किसमें होता है, इन्फीरियर गुड्स आपकी हीन या घटिया वस्तुएं होती हैं, जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनको इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, बढ़ गई इनकम, तो इसकी डिमांड क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए जो इन्फीरियर गुड्स होता है उसके निगेटिव इनकम इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जीरो इनकम इफेक्ट, जैसे आपका नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, कितनी भी इनकम कम है या ज़्यादा हो रही है, आप नमक की डिमांड क्यों चेंज नहीं करोगे, आप कुछ उतना ही चाहिए, क्योंकि नमक के बिना आप खाना खा ही नहीं सकते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, कितनी भी आपकी इनकम चेंज क्यों ना हो रही हो, आप नमक तो खरीदोगे ही खरीदोगे, तो इसीलिए जीरो इनकम इफेक्ट उस पर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज। लिक्विडिटी ट्रैप आपका, जिसको तरलता जाल बोलते हैं, कि लिक्विडिटी ट्रैप में डिमांड फॉर मनी क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, यूनिटरी इलास्टिक, डी आपका रिलेटिवली इलास्टिक। तो लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट आपके जेएम कीन्स ने दिया था, जेएम कीन्स ने दिया है लिक्विडिटी ट्रैप, जिसको तरलता जाल बोलते हैं। इनकी बुक क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो आपकी 1936 में आई थी। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब आई थी, 1936 में आई थी। मेरे साथ भी आप लोग भी रिपीट करिएगा ताकि आपको बुक का नेम वगैरह याद हो जाए, क्योंकि हमेशा ही पूछते हैं आपसे। जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि तरलता जाल, कि लोग कैश मनी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप के समय क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ब्याज दर क्या होता है, कम होता है।
तो लोग उस समय सोचते हैं कि जब ब्याज दर कम है तो लोग उस समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि अपने पास कैश रख ले। लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब हम जाके बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो इसीलिए तरलता जाल यहाँ पे कहा गया है कि तरलता जाल का मतलब होता है कि लोग अपने पास कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब आपका ब्याज दर इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि उस समय उनको कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा होता है। वो लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब ब्याज दर बढ़ेगा तब हम जाके जो मनी है उसको जाके हम बैंक में जमा करेंगे, तब उनको प्रॉफिट भी होगा। तो इसीलिए उस समय तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने पास कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं तरलता जाल में, क्योंकि उस समय ब्याज दर आपका कम होता है। और ये तरलता जाल का कॉन्सेप्ट आपका जेएम कीन्स के द्वारा गया था। इनकी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो आपकी 1936 में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल के ऑथर कौन है? वैल्यू एंड कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? जे.आर. हिक्स के द्वारा, पी.ए. समुल्सन, जॉन रॉबिन्सन एंड एन कैल्डोर। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको आंसर और कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए दोस्तों। और हाँ, लाइक भी करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो चलते हैं लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका वैल्यू एंड कैपिटल किसके द्वारा दिया गया है? तो वैल्यू एंड कैपिटल आपकी बुक 1939 में आई थी। वैल्यू एंड कैपिटल आपकी बुक 1939 में आई थी। ये जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है। वैल्यू एंड कैपिटल के ऑथर आपके जे.आर. हिक्स हैं, जो आपकी 1939 में आई थी। ठीक है, इस बुक के अंदर आपका इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका जे.आर. हिक्स करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 10 है द गिनी कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ। जो गिनी कोफिशिएंट है किसको मेजर करता है? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, बी है इन्फ्लेशन रेट, सी है हमारा इनकम इनक्वालिटी, डी है एक्सटर्नल डेब्ट। जो गिनी कोफिशिएंट है ये कंट्री की इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ये गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपके कोरैडो गिनी के द्वारा दिया गया था। मैं लिख देती हूँ, कोरैडो गिनी के द्वारा दिया गया है। ये कंट्री की, ये देश की इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करता है, कि आय की असमानता को मेज़र करता है। मेजर इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता को मेज़र करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि कैसे पता चलेगा कि जो इनकम है वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है? तो इसकी वैल्यू क्या होती है गिनी कोफिशिएंट की? 0 से 1 की वैल्यू होती है। अगर 0 है तो परफेक्टली इक्वल हो जाएगा, और 1 है तो परफेक्टली अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, 0 है तो परफेक्टली इक्वल का मतलब है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई है लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, और 1 है तो परफेक्टली इनइक्वल की बात करता है कि जो लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो उसमें असमानता है, वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो गिनी कोफिशिएंट आपको इनकम इनइक्वालिटी को, देश की आय की असमानता को मेजर करता है, इन कंट्रीज इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनकम इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट आपको कोरैडो गिनी ने दिया था। ये किसको मेजर करता है? इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। इसकी वैल्यू आपकी 0 से 1 हो जाती है। 0 होगा तो आपका परफेक्टली इक्वल होगा, कि सबके बीच में बराबर इक्वल की गई है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई है। और 1 है तो परफेक्टली अनइक्वल, बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई लोगों के अंदर, लोगों के पास इनकम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी इनकम इनइक्वालिटी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये थे आपके KVS, NVS, LT ग्रेड, DSSS,
यूपी टीजीटी पीजीटी एमआरएस के टॉप 10 पीवाईक्यूज जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे आपको एमसीक्यू वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को भी देखिए जाके, क्योंकि मैंने माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए हैं। जो टॉपिक्स अगर छूट गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी उनको। अभी मैंने मैक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। मैक्रोइकोनॉमिक्स की पहले इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर हमने नेशनल इनकम की इंट्रोडक्शन क्लास डाली जिसमें नेशनल इनकम के बारे में हमने समझा कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास आपकी जीडीपी जीएनपी एनएनपी है, ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है जिसमें मैंने जीडीपी जीएनपी एनएनपी समझाया है क्या होता है दोस्तों। इसकी भी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ाया है दोस्तों। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, मेरे क्वेश्चंस समझ में आए क्वेश्चंस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं नए नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ आपके पास। एंड येस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।